नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। यह शब्द तथी कार्यक्रम है और हमारे साथ मौजूद हैं संगीत कुमार रागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने संगीत जी को लगातार देखा होगा, टेलीविज़न चैनलों पर देखा होगा। बहुत जानी मानी हस्ती हैं। बौद्धिक जगत में राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीयता को अपने विचारों से बार बार झकझोरते रहते हैं और उसका संदेश देते रहते हैं। लेकिन साहित्य तक पर आज हम जिस बात के लिए मिल रहे हैं आपसे, वह है आपकी पुस्तक आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया। यह पुस्तक सेग ने छापी है, जो दुनिया में बौद्धिक जगत का, शिक्षा जगत का, अकादमिक जगत का सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण प्रकाशन समूह। इनकी पुस्तकें दुनिया भर के ग्रंथालयों में, रिसर्च स्कॉलरों में, बौद्धिकों के बीच जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और इनका प्रतिमान जो है, इन्हें चुनने का बहुत ही ऊंचा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि आपने, देश जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुका है, हर घर तिरंगा की बात हो रही है, तब एक लंबे अरसे से इस विषय पर एक विवाद रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी खासकर हिंदुत्व को लेकर और भारतीयता को लेकर अलग अलग पैमाने पर खड़े थे। मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो आपने बाकायदा कई संदर्भ के साथ अलग अलग खंडों में इस बात को रखा है कि नहीं, हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, विकास को लेकर, यहां तक कि उद्योग धंधों को लेकर, व्यापार को लेकर, हर चीज पर आरएसएस उन मूल्यों की सही मायनों में आज के समय में रक्षा कर रहा है या उसको लेके आगे बढ़ रहा है, गांधी ने जिसका स्वप्न देखा था। आपने ग्राम स्वराज्य तक की बात कही है और यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। आप अब तक परंपरा, बौद्धिक जगत, या हम कहें कि वामपंथी विचार या प्रगतिशील विचार, या हमारा जो राजनीति शास्त्र का जो जगत है, राजनीति विज्ञान में अब तक जितनी भी पुस्तकें, हमारे बहुत सारे श्रोता स्नातकोत्तर के छात्र भी होंगे, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब तक उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो लगभग मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को मानती रहीं। अब आप एक ऐसी पुस्तक लेकर आए हैं जिसमें आप उस पूरे परिदृश्य को बदल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके दिमाग में इस पुस्तक को लिखने का विचार कैसे है? दरअसल मैं 2002-03 में अपना जब पीएचडी कर रहा था, तो मेरा पीएचडी वर्क जो है वो बीजेपी's कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था जी। तो मैं उस समय काम करता था, तो गांधी दर्शन के लिए उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था बहुत ज़्यादा जी। तो मैं माइक्रो फिल्म पर गांधी के हरिजन, गांधी जी के हरिजन, यंग इंडिया, ये सब पढ़ता था। उनकी विचारधारा, काउ स्लॉटर पे हमारा अभी बीजेपी का एक स्टैंड था, काउ स्लॉटर पे स्टैंड था, स्वदेशी पर स्टैंड था। तो मैं गांधी जी को भी पढ़ना शुरू किया और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि गांधी जी के दर्शन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दर्शन में एक अद्भुत समानता है, अद्भुत समानता है। और फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। और जब अपना मैं पीएचडी खत्म कर लिया तो मैं 2007 से इस पे काम करना शुरू कर दिया और जितने गांधी वाङ्मय हैं वो पढ़ना शुरू किया। आरएसएस के जितने कलेक्शंस थे, सारे पत्र पत्रिकाएं, ऑर्गेनाइजर, पांचजन्य, दीनदयाल जी के समग्र, सारी चीज़ें उठा करके अपने टेबल पर रखना शुरू किया और मैं 2007 से इस पर काम करना शुरू किया था। 2014 में गांधीयन को हमने पढ़ने के लिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट दिया, उन्होंने पढ़ा नहीं उसको। और इत्तेफाक से जो कोविड टाइम्स था उसमें हमको अपने मैन्युस्क्रिप्ट को मांझने की अवसर मिला। और इस पुस्तक में मैंने यही जिक्र किया है कि भारत को देखने की दृष्टि, जो भारत की समझ है, यदि हिंदू मुस्लिम रिलेशन छोड़ दें, किनारे कर दें, तो गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों एक ही फलक पर खड़े हैं।
जैसे भारत क्या है, भारत क्या एक राष्ट्र है या नहीं है, इसकी व्याख्या गांधी जी ने हिंदू स्वराज में 1909 में दिया है। और बड़ा मार्मिक लाइन है, वो कहते हैं हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे जिन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर बनाया, जिन्होंने मठों की स्थापना की। वो चाहते तो अपने घरों में ही पूजा पाठ कर सकते, वो अच्छी तरह जानते थे कि हमारी राष्ट्र की सांस्कृतिक चौहद्दी है। गांधी अपने पूरे वाङ्मय में जब भी भारत की बात करते हैं तो वेदों को लाते हैं, उपनिषदों को लाते हैं, पुराणों से कोट करते हैं। कोई और ग्रंथ कहीं गांधी के इडियम्स में है ही नहीं। क्या बात। तो ये एक अद्भुत करने वाली थी। खैर, और फिर मैंने देखा स्वदेशी पर गांधी और आरएसएस एक साथ खड़े। जब गांधी स्वदेशी की बात करते हैं तो उन्होंने स्वदेशी भाषा, स्वदेशी पहनावा, स्वदेशी रहन सहन, स्वदेशी धर्म। जी, आपने इस पुस्तक में देखा होगा। मैंने देखा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं धर्म को यानी हिंदुत्व को बड़े करीने से उन्होंने खड़ा किया। क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन का सवाल था, गांधी और आरएसएस एक जगह खड़े हैं। उस पर हम घंटों बोल सकते हैं। मैं आपसे इस सवाल पर आना चाहता हूं क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है। एक जिक्र कर दूं कि ये जो कवर है ये मेरा डिजाइन किया हुआ कवर नहीं है, ये सेज ने डिजाइन किया। कवर आप देख रहे होंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कवर है। ये खड़ाऊं जो है वह गांधी जी का प्रतीक है, उनका खड़ाऊं है एक तरह से कह सकते हैं। और बाकायदा जो सादगी है इस पुस्तक की, इस पर कुछ भी बनाया जा सकता था इस पुस्तक को, लेकिन जो संदेश है स्वदेशी होने का, जो संदेश है महात्मा गांधी का, जो संदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, संघ के बारे में ये धारणा रही है। हालांकि इस पुस्तक की भूमिका में काफ़ी हद तक संगीत जी ने उन चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस तरह से गांधी जी की हत्या में। मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि आपने इस पुस्तक में उस बात का जिक्र किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भारत के महान बेटों का जब जिक्र होता है तो उसमें महात्मा गांधी का भी नाम लिया जाता है। सामान्य तौर पर यह आम धारणा है कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक जब गांधी जी की हत्या हुई तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि संघ की शाखाओं में मिठाइयाँ बांटी गई थी या गांधी वध कहा जाता है, जो लोग पुराने लोग हैं। लेकिन आपका कहना यह है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो भारत के महान बेटे हैं, महान संतानें हैं, उसमें भी संघ इस बात को कहता है। आपने ये लिखा है। देखिए, मैं कह दूं कि ये सेज ने जब ये छापा, सेज ने हमसे कहा कि सर मैं आपको कुछ भी बदलने की आज्ञा दूंगा लेकिन आप कवर पेज नहीं बदलेंगे। जी। सो कवर पेज हमारे लोगों ने पढ़ करके बनाया है कि गांधी के लेगेसी को आज के दिन सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेकर बढ़ा। इसीलिए ये प्रतीकात्मक तौर पर हमने ये किया था। उन्होंने कहा कि हम चेंज नहीं कर देंगे। अब रही बात आपके मुँह में, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यालय होते हैं उनमें एक प्रातः स्मरण होता है। प्रातः स्मरण में हम इस देश के जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे पवित्रतम प्रतीक हैं, उन सबको, नानक, कवि, सबके हम सबको याद करते हैं। उनमें गांधी भी हैं। गांधी को भी प्रातः स्मरणीय संघ ने माना है, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो देखिए, राजनीतिक अखाड़ेबाजी करनी हो तो वो अलग चीज है, लेकिन इस पुस्तक में मैंने घटनाओं से गांधी को नहीं किया है। ये बात सही। इस पुस्तक को आप देखेंगे कि वैचारिक धरातल पर हमने दोनों को परखने की कोशिश की है कि वैचारिक धरातल पे क्या स्वदेशी का मामला हो, हिंदी का मामला हो, कन्वर्जन का मामला हो, अनटचेबिलिटी का मामला हो, जाति का सवाल हो, हिंदू धर्म का सवाल हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करने का सवाल हो, ये सारी बातों पर, हिंदुत्व के प्रतीकों को लेकर के मैं इस पर आपसे, चूंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह पुस्तक 9 अध्याय में बटी है। जैसा कि आपने कहा, विचारक, चिंतक,
प्राध्यापक हैं, आपके लेखन में वह चीज़ झलकती है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि हम जो बात कह रहे हैं वह बात केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, ना केवल इतने शब्दों तक है। मैं हर अध्याय पर मैं चाहूँगा कि एक एक संदर्भ के साथ, क्योंकि आपने अपनी बात बहुत तर्क से पढ़ी है, जो लोग इसको पढ़ेंगे वह समझेंगे। आपने पहले अध्याय में पहली बात जो लिखी है वह है गांधी और आरएसएस भारतीय राष्ट्र। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको उसका अनुवाद बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्र पर आरएसएस और गांधी। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बात को अगर हम सहज भाषा में अपने लोगों को बताएं। आप पुस्तक खरीदिए, अकादमिक हैं, खरीदिए, पढ़िए, जानिए, लेकिन मोटी मोटी बातें हम लोग ये करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि इस पुस्तक का जो मूल आधार है वह केवल बातें नहीं है, यह केवल डिबेट नहीं है, बल्कि चिंतन के साथ, तथ्यों के साथ बात को रखा गया है। देखिए जब राष्ट्र की बात आती है तो हमारे पास उस समय जब गांधी हिंद स्वराज लिख रहे हैं तो दो सवाल थे। क्या भारत एक पुरातन राष्ट्र है या भारत एक नया राष्ट्र बनने की दिशा में है? जी। हम 1960 तक पॉलिटिकल साइंस के डिबेट में पढ़ाते रहते थे, इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। आप गांधी जी का देखिए, 1909 में लिखते हैं कि ब्रिटेन ने एक साम्राज्य स्थापित किया, इस कारण से किया कि भारत एक राष्ट्र था। समझे जी। दूसरी बात मैंने कहा, एक कोट में करता हूं जी। आवर लीडिंग मेन ट्रेवल्ड थ्रू आउट इंडिया ऑन फुट एंड बुलक कार्ट्स। व्हाट डू यू थिंक could have been the intention of those far-seeing ancestors of ours who established Setu Bandhu in the south, Jagannath in east, and Haridwar in the north as places of pilgrim? You will admit that they were not fools. They knew that the worship of God could have been performed just as well at home. They taught us, but they saw that India was an undivided land, so made by nature. भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है प्रकृति ने इस देश को बनाया है, यही बात गांधी कह रहे हैं। This is the land, this is the nation. और धार्मिक स्थलों की बात करते हुए पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, इस बात की बात करते हैं कि लोग बैलगाड़ियों से पैदल चल के अपने जिन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं वह इसलिए नहीं जाते कि वह कहीं दूसरी धरती का हिस्सा है, बल्कि वह हमारी अपनी धरती का हिस्सा है, हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैं इसी के साथ साथ आपने हिंदूवाद पर जो गांधी के विचार हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार सभी को पता है कि संघ कहता है, अभी मोहन भागवत जी का जो सरसंघचालक है उनका एक बयान बहुत चर्चित रहा कि उन्होंने कहा कि जो लोग भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, अगर उनकी आस्था हमारे राष्ट्र में होनी ही चाहिए, वो सारे भारतवासी हैं। उनका सीधा सा संदेश था कि आपकी धार्मिक आस्था चाहे जो भी हो, अगर आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारा आपका संबंध है और भारत आपका राष्ट्र है और हम उस रूप में भारत को देखते हैं। जो हिंदूवाद की जो बात कर रहे हैं आप, गांधी के हिंदूवाद से या हिंदुत्व को लेकर गांधी की जो अवधारणा है, संघ की जो अवधारणा अब की है, पहले ये बात बहुत हद तक प्रचारित की जाती थी कि संघ मुसलमानों का विरोधी है। क्योंकि किन मुसलमानों का? जो लोग बाहर से आए, जो आक्रांता के तौर पर आए, जिन्होंने हमारे प्रतीकों को तोड़ा, एक लंबे समय तक शासन किया। जब गांधी की बात आती है हिंदुत्व की, तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी पुस्तक में किन तर्कों के साथ इस बात को रखा है कि जो हिंदुत्व है वहाँ किस पॉइंट पर गांधी और संघ एक साथ? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दो, एक तो हम जैसे कहते हैं वेदांतिक हिंदुइज्म और दूसरा को हम पॉपुलर हिंदुइज्म कहते हैं। जो पॉपुलर हिंदुइज्म में है, आप पूजा पाठ कर्मकांड, जी, कर्मकांड करते हैं, उपवास करते हैं, कथाएं कहते हैं,
जो है वो आपके सिंबल्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और दूसरा है जो है उसका जरा हायर प्लेन है, जिसको हम वेदांतिक ज्ञान के स्तर पर जो है, जहाँ हम ईश्वर और आत्मा परमात्मा की बात। अब देखिए, विवेकानंद, गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीनों एक ही धरातल पर खड़े हैं। आप देखेंगे कि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, आपने देखा होगा। गांधी सारे प्रतीकों के साथ खड़े हैं और सबको उपवास से लेकर के, पूजा से लेकर के आइडोलेट्री तक, जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं, गांधी सब जगह खड़े आपको मिलेंगे। और आज जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है, ये दोनों एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं। आप आर्य समाज को किनारे कर दें, बाकी पंथ संप्रदाय को, और गांधी बड़े जोर देकर के कहता है, एक जगह मैंने उसको कोट भी किया है, हिंदुइज्म कंप्लीटली सेटिस्फाइड माई रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। हिंदुइज्म, और इसी आधार पर आगे का चैप्टर है जिसमें वो जब रिलीजियस कन्वर्जन की बात उठती है, आगे जी तुरंत अगला ही चैप्टर आपने रिस्पांस टू रिलीजियस कन्वर्जन इन। तो रिलीजियस कन्वर्जन में गांधी कहते हैं कि से मेरे पीछे बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड कन्विंस मी दैट क्रिश्चियनिटी इज सुपीरियर टू हिंदुइज्म। कहते हैं मैं यदि आप कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरे पीछे तो लाखों लोग हैं, वो सारे कन्वर्ट कर जाएंगे, बट नहीं। और गांधी बड़ी ताकत के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो मुझे लगता है कि आज के लोगों को, उन्होंने कहा कि ये व्यवसाय है, ये आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप धर्म नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। गांधी के अपने भी पुत्र को, उनके बेटे को कन्वर्ट कर दिया था, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, बाद में आर्य समाज ने उनको शुद्धिकरण करा के वापस, उसका भी मैंने जिक्र किया है। और गांधी बड़े दुखी थे इस बात से लेकर के, उनको ये इस बात से परहेज नहीं था कि आप किसी के स्पिरिचुअल क्वेस्ट है और वो दूसरे धर्म में जा सकता है तो उसकी आज़ादी है, लेकिन प्रलोभन के आधार पर उन्होंने कहा कि आप जिन लोगों को आप धर्म में परिवर्तन, जिनका धर्मांतरण करते हैं, वो लोग तो मोहम्मद और नानक के बीच में अंतर करना नहीं जानते हैं, वो इतने इलिटरेट हैं, और आप उनका व्यवसाय करते हैं, आप उनको पैसे का प्रलोभन देकर के, उनके एजुकेशन का प्रलोभन, उनका मेडिकल प्रलोभन देकर के आप उनको कन्वर्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य इसमें हमने जिक्र किया है कि यूरोप का एक स्टूडेंट है जो गांधी जी को तस्वीर कहता है कि बापू आप हमको तस्वीर दीजिए। बापू ने अपना तस्वीर दे दिया, कहा तुम इसका करोगे क्या? उसने कहा मैं इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनवाऊंगा और उसको बेच करके अर्थोपार्जन करके, और मैं एक क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल चलाता हूँ, मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। महादेव देसाई लिखते हैं गांधी स्नैच्ड अवे द फोटोग्राफ। बोले नहीं, मैं अपनी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। I cannot allow myself to be used for the Christian missionary schools। इतने गांधी के स्ट्रॉन्ग शब्द थे। ये इस पुस्तक में एक नहीं, कम से कम कई सैकड़ों उदाहरण दिए होंगे, क्योंकि गांधी ने क्रिश्चियन कन्वर्जन पे हरिजन और यंग इंडिया में दर्जनों नहीं 2530 लेख, 40 लेख लिखे होंगे, करीब सबका उदाहरण मैंने इसमें निकाल करके दिया है, उठा करके लाया है। और ये माइक्रोफिल्म पर देखते हुए मैंने उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, मतलब बड़ा एक से एक, इफ यू फील सो स्ट्रॉन्ग अबाउट प्रीचिंग एंड शेयरिंग द गॉस्पेल, व्हाई डोंट यू शेयर विथ मी ठक्कर बापा एंड महादेव। कहते हैं कि ठक्कर बापा और महादेव इनके साथ शेयर क्यों नहीं करते? हम तीनों को कन्वर्ट कर लीजिए ना, हमारे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अंबेडकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे तो गांधी जी ने उनको निजी तौर पर एक पत्र लिखा था और उनको इस बात के लिए कहा था कि अगर आप नहीं मानते हो किसी भी तरह से और हमारी अपनी आंतरिक कमियों को लेकर आप धर्म बदलना चाहते हो तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करना। और B.R. अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इस बात का उल्लेख किया कि महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने धर्म में दूसरे धर्म को, खासकर इस्लाम या ईसाइयत में वो नहीं गए। यहाँ पे जिस बिंदु की बात हम कर रहे हैं और जिस चीज़ को संगीत कुमार रागी जी लिखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि
जब इन बिंदुओं पर मतलब धर्मांतरण पर गांधी जी का यह मत था, क्या आज की तारीख में जब आप पुस्तक लिख रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत प्रभावी रूप से सत्ता को प्रभावित कर सकता है, या एक स्वयंसेवक की, एक प्रचारक की प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, धर्म परिवर्तन पर आज के समय में क्या वजह थी कि गांधी के समय से आज तक हम चले आए और पिछले 7 सालों से सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव से है, बीच में भी अटल जी की सरकार थी, क्या धर्म परिवर्तन को हम उस रूप में रोक पाए हैं? मैं कहूँगा नहीं रोक पाए हैं। और आपको ध्यान में होगा कि जो नियोगी कमेटी की रिपोर्ट थी वो उस समय के गांधीवादियों के दबाव में ही किया गया था, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में नहीं किया गया था जी। और ठक्कर बापा के अनुयायी लोग थे जो इसके बारे में मांग कर रहे थे। गांधी एक चीज जिक्र करते हैं एक जगह से, हरिजन में 3 मार्च 1937 को लिखते हैं, Who am I to prevent them? प्रश्न करते हैं, If I had the power and I could legislate, I shall certainly stop all proselytization. मैं सारे धर्मांतरण को रोक देता, क्योंकि गांधी जानते थे कि ये जो धर्मांतरण है वो स्पिरिचुअल नहीं है, ये पॉलिटिकल कंक्वेस्ट ऑफ हिंदुइज्म है। ये बात तो कहते नहीं है, मैं इसलिए अपने बुक में ये लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको स्पष्ट करें। मैं ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, गांधी बहुत चतुर थे और उन्होंने कोई दो राय नहीं। गांधी ने जो पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी है, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी यानी कि कन्वर्जन, वो पॉलिटिकल डिजाइन है कि अपना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे, जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, राजनीतिक ताकत के बाद हमारी सांस्कृतिक ताकत बढ़ेगी, फिर हम उसको, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कन्वर्जन किया तो एक कल्चरल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। तो गांधी इस बात को जानते थे। बट आज के दिन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, गांधी ओपन नहीं थे, तो गांधी ने इसको स्पिरिचुअल रिस्पांस दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों रिस्पांस के लिए तैयार है। ये दोनों खास अंतर है गांधी जी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में। गांधी ने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो स्पिरिचुअल नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसको छुपा नहीं रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक खुल करके कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो पॉलिटिकल डिजाइन है, और पॉलिटिकल डिजाइन्स में हिंदुइज्म जहां घटेगा उसको वो हिस्सा बाल्कनाइजेशन की तरफ जाएगा। सावरकर भी यही कह रहे थे कि डी-हिंदुआइजेशन मीन्स डी-नेशनलाइजेशन। सावरकर बहुत साफ कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं, और यही विवेकानंद भी कहते हैं। मजेदार बात है, विवेकानंद एक जगह कहते हैं, लिखते हैं, एक भी हिंदू यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या नहीं कम होती है, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। क्या बात, ये मजेदार बात है। बहुत ये विवेकानंद की उक्ति है, मेरी उक्ति नहीं है। मैं वर्बेटम आपको निकाल कर दे दूंगा। एक जर्नल ने मेरा आर्टिकल छापने से मना कर दिया, बोला इसको कोर्ट को आप मुझे जस्टिफाई कीजिए। तो विवेकानंद का जो समग्र है वो ऑनलाइन है, वहां से मैंने आकर के उनको दिया। तो ये तीनों एक ही धरातल, एक ही दिशा में सोच रहे हैं। लेकिन गांधी का अंतर सिर्फ ये क्या है कि गांधी इज मेकिंग ए स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स to political Christianity. RSS is making a political response to political Christianity in India. इसीलिए उनको दुख होता है कि ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं, इस ढंग से विरोध कर रहे हैं। गांधी स्पिरिचुअल तौर पर कहते थे ये अनइथिकल है, इरिलीजियस है, आप व्यवसाय कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कह रहे हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध भी करेंगे, सड़क पर उतर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने चूंकि किताब लिखी है आरएसएस एंड गांधी, साथ में आपने विवेकानंद की भी बहुत सारी चीज़ों को, मुझे ये पता है कि आप राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, हमारे दर्शकों को भी पता होगा, इसलिए आपके अध्ययन पर हमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि बतौर चिंतक आप क्या पाते हैं, ऐसी क्या वजह थी कि जिन बिंदुओं की बात आप कर रहे हैं और जिस पुस्तक को आप अपने ढंग से, तार्किक ढंग से, बौद्धिक ढंग से, अकादमिक ढंग से आप रख रहे हैं,
उद्धरणों के साथ, केवल ये बयानबाजी नहीं है कि कोई आपने बयान रख दिया, आपने बाकायदा गांधी जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अपनी पुस्तक में बहुत करीने से हर अध्याय के साथ रखा है। यह काम पहले के बौद्धिकों ने क्यों नहीं किया या अकादमिक जगत में क्यों नहीं हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह पाते हैं। देखिए, इसका मैंने शुरू में जिक्र किया है कि गांधी और आरएसएस, मैंने इसकी शुरुआत ही की है कि गांधी और आरएसएस को एक ही पेज पर रखना ये इंटेलेक्चुअल ब्लेस्फेमी जैसा है। जी, ये आपकी पहली लाइन है जी। इसका कारण है कि गांधी जी की हत्या के बाद जिस ढंग से आरएसएस का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने पिक्चराइजेशन किया, तस्वीर बनाई, इतने गलत तरीके से तस्वीर बनाई, जिसमें उन्होंने लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक उन्मादी संस्था है जो गांधी की विचारधारा के एकदम साफ खिलाफ है। मजेदार बात है, पूरे गांधी वाङ्मय में आप हिंदू महासभा के खिलाफ उनके शब्द सुन सकते हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक, पूरे गांधी वाङ्मय में एक भी लाइन आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नहीं मिलेगा। गांधी जी की उनके डिसिप्लिन, उनके त्याग, उनकी समरसता, सामाजिक सौहार्द की वो प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह थी, लिखा क्यों नहीं गया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आखिर मतलब आप ये इसका देखिए, होता क्या है, धारा के विपरीत तैरना बड़ा सामान्य काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस पर काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और मैं तो सेज इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सेज के बारे में अक्सर ये माना जाता है कि भाई ये लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं छापते हैं। और जब इसका कमेंट मैं पढ़ा, जो रिव्यूअर ने कमेंट भेजा था, वो बहुत फैंटास्टिक था। बाद में पता लगा कि वो एक बहुत बड़े वाइस चांसलर थे, जो जिनके बारे में कहा किसी ने हमको कि ये भेजा था। तो मुझे लगता है ये काम पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ मुझे अब मैं हम लोग अगर एक बात मैं बताऊं, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के गया तो मैंने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया, डिस्कोर्सेस ऑन हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया। आप हिंदुइज्म को रोज गाली देते हैं। मैंने लोगों से सवाल पूछा, अच्छा बताइए हिंदू नेशनलिज्म क्या है, इसके प्रेमाइसेस क्या है, आप मुझे बताइए। एक भी विद्यार्थी और एक भी प्रोफेसर बात करने के लिए तैयार नहीं था। हैरानी है भाई, वो कहता क्या है, इंडिया एंशिएंट नेशन है या डिवाइन नेशन है ना, या हिंदू नेशन है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है। यदि हिंदुत्व की प्रकृति इसकी खत्म हो जाएगी तो ये देश भारत रह ही नहीं जाएगा। इतनी बात तो कहता है, और इसीलिए हिंदुओं का संगठन आवश्यक है, क्योंकि हिंदू राष्ट्रीयता बोध है। अब ये 5-6 प्रवाइसेस जो है, 6-7 प्रवाह, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। हमारी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति, जुड़ में भाई लोगों की प्रकृति अलग है। जी जी। हर राष्ट्र की प्रकृति अलग होती है। तो हमने कहा हमने इसमें कहा है पर्सनालिटी थियरी ऑफ नेशन। भारत भी अपने आप में एक अलग है, अजूबा है। गुरुजी कहते थे इसमें बात, उन्होंने कहा था कैसे भाई दुनिया के देशों में किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर के दूत उनको संदेश पहुंचाए। ये तो अवतार भूमि है, यहाँ तो अवतार लिया है, ईश्वर ने साक्षात इस धरती पर खेला है। अब आप अगले अध्याय पे आते हैं कि आपने रिफॉर्मिंग हिंदू सोशल ऑर्डर की बात कही है, और उसमें आप जाति और छुआछूत पर जो दोनों मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और महात्मा गांधी जी के विचार, गांधी जी के विचार अस्पृश्यता के बारे में सभी को पता है कि वो जब भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से और यहाँ जो भी देखते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में आज भी जो बदलाव हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनके बदलाव के बाद या उनकी पीढ़ी के बदलाव के बाद कोई काम हुआ है। गांधी का एक बहुत चर्चित यह बयान था कि उन्होंने एक बार कहा था कि देश की आज़ादी इंतज़ार कर सकती है, हमारा जो सोशल स्टिग्मा है या जो सोशल ऑर्डर है वो इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उस पर काम करना चाहिए। वो बार बार इस बात पे जोर देते थे, और जब भी राजनीति से भागते थे तो वो समाज और खेत खलिहान की तरफ चले जाते थे, जिसका आपने उल्लेख किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज की तारीख में
उस दिशा में कानूनी तौर पर अगर अलग हम कर दें तो क्या कर रहा है, जो गांधी सक्रिय रूप से अपने जीवन काल में कर रहे थे। जैसे उन्होंने अपने आश्रम में, उनके यहाँ हर चीज को उन्होंने श्रम से जोड़ दिया था, और यह था कि कोई आश्रम में सभी लोग बराबर हैं और जो जो काम कर पाएगा वो काम करेगा। 3 मोटा मोटी बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा मैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उसमें अंबेडकर को भी मैंने बहुत डिस्कोर्स में लाया है, विमर्श में लाया है, क्योंकि उस समय 3 बड़े काम चल रहे थे जी। एक गांधी जी के द्वारा और दूसरा अंबेडकर, और गांधी जी और अंबेडकर दोनों हरिजन में ये लिखते हैं जी, बैक टू बैक आर्टिकल आता है यही अनटचेबिलिटी और कास्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी वर्णाश्रम को मानते थे जी, और उनका मानना था कि ये जो जाति व्यवस्था है ये एक डिसऑर्डर हुआ है ना। लेकिन साथ कहते थे कि ये चूंकि इसमें एक कोड है, ये गलत हुआ है, डिस्टॉर्स होकर के खराब हो गया है, एक डिजीज आ गया है, लेकिन इसके कारण हिंदुइज्म को पूरा गाली नहीं दिया जा सकता। यानी कि जाति व्यवस्था और हिंदुइज्म दोनों एक नहीं है। जितने भी वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं उन्होंने जाति व्यवस्था और हिंदुइज्म को इंटीग्रल बना दिया है। मैंने इस चैप्टर में कहा है भैया हमारे यहाँ रावण की जाति क्या थी? राक्षस जाति थी। कुल क्या था? पंडित था। समझ रहे हैं? यहाँ हमारे यहाँ फलों की जातियां हुई करती थी। कई ऐसे ऋषि थे जिनको आज के दिन में कह सकते हैं कि वो चौथे वर्ण के स्वरूप थे, लेकिन उनकी पूजा की जाती है। व्यास कौन थे? अंबेडकर ने खुद कहा कि ये हिंदू समाज बहुत चालाक है। जब एक बार उन्होंने रेडियो स्टेशन से कहा था कि जब महाभारत लिखना हुई तो वेदव्यास को लाया, जब रामायण लिखना था तो वाल्मीकि को लाया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था तो मुझे लाया। ये अंबेडकर की उक्ति है। गांधी और आरएसएस दोनों एक जैसे कहां पर खड़े हैं कि अंबेडकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से सोशल एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहते थे। गांधी कहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, सामाजिक चेतना है, और हिंदुइज्म में वो सुधार करने की वो क्षमता है, उनको अपने इनर कर। इसलिए गांधी बार बार कहते थे कि अंबेडकर इज ए चैलेंज फॉर अपर कास्ट हिंदूज, और अपर कास्ट हिंदूज को इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। बड़े तल्खी के साथ कहते थे। और साथ ही अंबेडकर को यह भी कहते थे कि आप हिंदुइज्म को गाली देना बंद कीजिए। जो राम और कृष्ण नहीं हो सकते, आदर्श नहीं हो सकते, तो आप हिंदुइज्म छोड़ दीजिए, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, हमारे संस्कृति, हमारे उपनिषद हमारे आदर्श हैं। मतलब इतनी तल्खी थी। ये कहने का गांधी में नैतिक साहस था। बहुत कम लोग इन चीजों को पढ़कर जी। अद्भुत ताकत, अद्भुत, और हिंदुत्व की जितनी रक्षा उन्होंने की वैचारिक दृष्टि पे अद्भुत है गांधी का दर्शन। क्या बात है। ये हमारी नई पीढ़ी को ये इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझने और जानने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए ऐसी पुस्तकों की ज़रूरत है, इसीलिए ऐसे विचारों की ज़रूरत है जो आपको सही तथ्यों के साथ यह बता पाएँ। जो युवा लड़के हैं जो संघ में जाते हैं, उनको भी यह नहीं पता होगा कि वाकई बौद्धिकता के धरातल पर, ज्ञान के धरातल पे, विचारों के चिंतन के धरातल पर गांधी की दृष्टि क्या थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल उद्देश्य था या है वह क्या है। जब बार बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे मोहन भागवत जी कोई बयान देते हैं तो उस पर बड़ी आलोचना होती है। जो लोग अपने को कट्टर हिंदू कहते हैं वो इस बात पे उनको ट्रोल करना एक तरह से शुरू करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब आप इस तरह की किसी बौद्धिक पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि चाहे वह विवेकानंद जी हों, चाहे वह गांधी जी हों, चाहे वह अंबेडकर जी हों, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जो बात प्रोफेसर संगीत कुमार रागी कहते हैं या जो उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से रखा है। अभी हम लोग जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे उस समय प्रोफेसर साहब ने इस बात को बहुत करीने से स्वीकार किया था कि गांधी को अपने शोध से पहले उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो वह यह मानते थे कि गांधी के विचार उस तरह के नहीं हैं, हिंदूवाद के खिलाफ हैं। लेकिन जैसे जैसे आप शोध में बढ़ते गए आपको लगा कि अरे यह तो एक ही सिक्के के दो पहलू भी नहीं बल्कि एक ही पहलू हैं। इन्हें समझा
गलत गया या सही ढंग से पढ़ा नहीं गया। उसी उद्देश्य से आपने यह पुस्तक लिखी। अब मैं आता हूँ भाषा पर। भाषा का सवाल बहुत एक गंभीर सा सवाल है। बार बार दक्षिण में ये बात उठती है, हमारी जो आज के दिल्ली में जो बौद्धिक सर्किल है उसमें भी ये उठती है, और हमारी जो भाषाई विविधता है उसको लेके बड़े सवाल उठते हैं। दक्षिण में ये कहा जाता है कि हिंदी थोपी जा रही है, हालांकि महात्मा गांधी जी की अपनी भाषा गुजराती थी। पढ़ाई लिखाई उन्होंने जब बाहर चले गए दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ भाषा अंग्रेजी थी। आप जैसे अंग्रेजी में पुस्तक लिखे हैं, लेकिन आपका कहना यह है कि इस बिंदु पर भी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या हो, इस पर आप कह रहे हैं कि गांधी और संघ एक साथ है। मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में बताएं कि वो बिंदु क्या थे। देखिए, एक बड़ा अद्भुत, गांधी जी ने एक हिंदी प्रचार सभा बनाया था और वो दक्षिण भारत जाते थे और जिन विद्यार्थियों को जो हिंदी में बहुत अच्छे करते थे उसको पारितोषिक वितरण करते थे। एक बार वो सीवी रमन के घर गए और सीवी रमन के सामने वो टहल रहे थे, तो सीवी रमन ने प्रश्न किया उनसे कि बापू, इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? तो बापू ने कहा, मेरी समझ से हिंदी होनी चाहिए। तो सीवी रमन चौक को बहुत उत्साहित, मेरी भी। आप सोचिए, दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट, मैंने इसका जिक्र किया है। और तब बापू ने एक बहुत अद्भुत उसके 3 तर्क दिए हैं। हिंदी में कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, सारी चीजों का इसमें जिक्र भी है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। वो कहते हैं, देखिए, जो हमारा युवा वर्ग है वो अपने मोस्ट फर्टाइल एज में, जब उसका ब्रेन सबसे ताकतवर होता है, बहुत उर्वर होता है, उस समय वो विदेशी भाषाओं को सीखने में लगा देता है। और जहां उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होनी चाहिए वहां वो दूसरे की भाषा को इमिटेट करने में लगता है, और कई वर्षों तक लगाने के बावजूद भी उसको इस बात का विश्वास नहीं होता है कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या लिख रहा है या नहीं वो सही बोल रहा है। एक तो उन्होंने तर्क दिया कि क्रियाशीलता के आधार पर हमको अपनी देसी भाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा चूंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे बोलता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में। ये बाद में डिबेट चला, चूंकि इसका जिक्र हुआ कि हिंदुस्तानी क्यों नहीं, फिर एक उसका भी मैंने जिक्र किया है। तो मैं उस पर मेरे अपने तर्क हैं कि गांधी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम दबाव था उसमें वो अपने आप को फिट करने के लिए वो करते थे। जैसे इसी का एक एक्सटेंशन में एक और आगे जाकर काउ स्लॉटर अगला चैप्टर है और उसी पर हम आते हैं। अब आप देखिए, कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, और सनातनी वो नहीं है जो पूजा पाठ करता है, सनातनी वो नहीं है जो मंदिर जाता है, समाजी वो नहीं है जो तपस्या करता है, जो टीका करता है। सनातनी वो है, सच्चा सनातनी वो जो गाय की रक्षा करता है। ये गांधी की उक्ति है, ये मेरी उक्ति नहीं, ये गांधी जी की, मैंने वर्बेटम इसको कोट किया है इसमें। अब है कि अब इसे रक्षा कैसे की है, गांधी और आर्य से कहां अलग पड़ते, यहां तक तो दोनों साथ हैं जी। लेकिन गांधी जी अंतर कहां करते हैं? अब रक्षा करनी हो तो कहते हैं कि इसके लिए दूसरों की हिंसा करना नहीं है, यानी कि तुम अपने गाय की रक्षा करो, वो काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उनको समझाएंगे कि ऐसा मत काटो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है? नहीं, हम इसका विरोध भी करेंगे, हम इसका प्रतिकार भी करेंगे। ये मूल अंतर आता है। अब गांधी जी के तर्क में एक थोड़ी सी मैंने बौद्धिक तौर पर यह सवाल उठाया है कि जब आप कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म सिद्धांत है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदुओं को नॉन वेजिटेरियन होने से बचना चाहिए। अब क्यों बचना चाहिए? क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो नॉन वेज इतना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो ताकि मुसलमानों को गाय की तरफ
जाना ही नहीं पड़े। अब ये जो तर्क है गांधी का, आदर्श है, हाँ, ये जो है वो बौद्धिकता के धरातल पर हम यदि कसें, इसको हम एक कहते हैं नैतिकता के धरातल पर कसें, तो कहीं से खरा नहीं उतरता है। यदि आपको अहिंसा में है तो गाय की हत्या मेरे लिए अहिंसा जितनी है उतना ही मुसलमान के लिए भी अहिंसा है। और दूसरी बात कि मुसलमान गाय नहीं खाएं, इसके लिए हम बकरी नहीं खाएं या मुर्गा नहीं खाएं या अन्य पशु पक्षियों का हम ये न करें ताकि उनकी प्रचुरता उपलब्ध हो। तो ये जिसको हम कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार कहता है मुस्लिम अपीजमेंट अप्रोच है, ये जो है ना वो अपीजमेंट, ये मैंने इसमें जिक्र किया है, इसका भरपूर मैंने जिक्र किया है कि दोनों एक जगह खड़े हैं। बड़ा बड़ा गाय के बारे में आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा कि गौशाला, गांधी जी ने गाय की रक्षा क्यों करनी चाहिए, उसके एथिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजंस तीनों दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट को मेंटेन करना चाहिए गौशाला, और गांधी जी ने उस पर बहुत सारी लिखी हैं। आयुर्वेद पर उन्होंने बहुत लिखा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम लोग उनके बारे में जिन लोगों ने गांधी वंश में नहीं पढ़ा है उनको कैसे पता चलेगा। तो इसमें मैंने ये जिक्र किया है कि काउ प्रोटेक्शन के मामले पे गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों एक हैं। और गांधी बहुत इमोशनल बात कहते हैं कि भाई सनातनी हिंदू होने का एक ही कसौटी है मेरे लिए, गाय की रक्षा करें। लेकिन गाय की रक्षा वो कैसे? तो जो उन्होंने कहा कि वो प्रतिकार नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं, किसी की हिंसा नहीं। चलिए, कम से कम एक बिंदु पर आप आते हैं जहां आप कहते हैं कि दोनों के एग्जीक्यूशन में, हालांकि आप अलग अलग सारे अध्यायों में आपने लगभग ये बातें कही है, जहां कोई अंतर है आपने उसका भी उल्लेख किया है। अब ये जो स्वदेशी की भी बात आप कह रहे हैं, आज जब हम बात कर रहे हैं तब भारत की सत्ता पर जो लोग शासन कर रहे हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोषित तौर पर उनका अंग रहे हैं, उनका समर्थन करते रहे। गांधी की जो अवधारणा है स्वदेशी की और जो संघ की अवधारणा है, मैं मान लूंगा कि चलिए दोनों की अवधारणा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर तो एक है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो स्वतंत्र भारत में दोनों सरकारों को, मैं अगर कहूं, जो गांधी जी के नाम पर चुनी गई सरकार थी या जो उनका नाम लेके सरकार चला रही थी, और आज जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन पे या जो उनके लोगों की सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि स्वदेशी के स्तर पर दोनों सरकारों के जो उनका काम है वह अपने संगठन की या अपने आदर्श की विचारधारा को पोषित कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसके कारणों पर आना चाहूंगा और साथ ही ये जानना चाहूंगा कि इन दोनों के विचार, जो आपने कहा है कि ये दोनों स्वदेशी को भारत के आर्थिक, एक तरह से आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा माध्यम मानते रहे हैं कि अगर आप भारत की आर्थिकता को पुनर्निर्मित करना चाहते हो तो आपको कहीं न कहीं स्वदेशी को अपनाना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि केवल मजबूती मिले, बल्कि इससे कहीं और आगे की बात है, शायद उसमें रोजगार की भी बात है, शायद उसमें एक सम्मान की भी बात है, स्वाभिमान की भी बात है। आपने उसको बहुत एक बड़े लेवल पर वर्गीकृत किया है। देखिए, तो दो सवाल मेरे हैं। एक कि दोनों की सरकारें, आप कह रहे हैं कि ये स्वदेशी होना चाहिए और ये इससे अलग है, खाली ये नारा नहीं है कि कपड़ा पहन लिया, खादी बुन लिया, ये नहीं है, इससे अलग की दोनों सरकारों ने किया क्यों नहीं? आज भी हम उस रेस में क्यों है? इस पर भी जरा अपने विचार। देखिए, जो दूसरा सवाल है वो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा वो और मैं उससे सहमत हूँ। मुझे ऐसा, मैं इसलिए कह करके निकल सकता हूँ कि सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों में अंतर करना जिनको चाहिए। सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से प्रेरित है, बट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है जी। एक दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से, यदि आप उनके रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे, उनके जो अखिल भारतीय जो कार्य समिति होती है उसके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, शुरू से ही इस बात पर स्वदेशी पर जोर है। अब स्वदेशी की परिभाषा क्या है? स्वदेशी की परिभाषा सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, स्वत्व का बोध, स्व का बोध,
अपना हर क्षेत्र में वो प्रस्फुटन हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वदेशी का धरातल वो बड़ा विस्तृत है। मैंने इसीलिए कहा वो संस्कृति में भी होना चाहिए, वो धर्म में भी होना चाहिए, वो आचार विहार में होना चाहिए, आपके पहनावे में होना चाहिए, आपके खान पीन में होना चाहिए, और आपके दृष्टिबोध भी होनी चाहिए, स्वदेशी दृष्टिबोध। यही बात तो गांधी भी कहते हैं, सारी चीजें गांधी वही बात कहते हैं। स्वदेशी धर्म के बारे में करते हैं, स्वदेशी भाषा के बारे में बोलते हैं, स्वदेशी प्रतीकों के बारे में बोलते हैं। तो मैं इस दृष्टि से इस चीज का कह रहा था। और जहां तक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैंने इसमें जिक्र किया है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 13 दिन की सरकार बनी थी एनरॉन के, तो वो उसका पहले विरोध करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत उसको अप्रूव कर दिया। और बड़ा इसका विरोध हुआ था, एक समय था, उस समय ध्यान में होगा कि माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जसवंत सिन्हा को अनर्थ मंत्री कहा था। और स्वदेशी जागरण मंच ने, आपने देखा होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसने हमेशा इस चीज को कम से कम आगे किया है। देखिए, सत्ता का एक अपना चरित्र होता है। और मैंने इसमें जिक्र किया है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पहली सरकार आप देखेंगे तो उसमें सेकंड जनरेशन मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह सब की बात हुई है। लेकिन कोविड के बाद से भी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने बराबर स्वदेशी की बात की, मेड इन इंडिया की बात की, मैन्युफैक्चरिंग, इवन डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की बात की, खादी की बात की। जितने एक बात है कि गांधी जी जब स्वदेशी की बात करते थे, तब की स्वदेशी और आज की स्वदेशी में समय बहुत बदल गया है। आप टेक्नोलॉजी के मामले में यदि कहें हर चीज चिप्स नहीं लेंगे, नहीं सही है ना, तो वो अंतर पड़ा है। लेकिन देखिए, कई बार होता है ना, हम कहते हैं मूल पकड़ करके रखो, जो सूत्र है ना उसको पकड़ करके रखो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी उस गुण सूत्र को पकड़ करके रखे हुए है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो सेकंड जो सरकार है, जो दूसरा है, उसमें कहीं ना कहीं ये परिलक्षित। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण और जो हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की युवा पीढ़ी के लिए भी। सोशल मीडिया के दौर में जब आप रोज व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, रोज हिंदू मुसलमान होता है, रोज एक दूसरे के बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर बिंदु पर आपने एक बड़ा पूरा अध्याय लिखा है कि जो हिंदू मुसलमान का संबंध क्या होना चाहिए और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जो सवाल है, और आप इस बिंदु पर जिसकी शुरुआत ही होती है कि भाई दोनों अलग सोच रहे थे, आपने भी अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि हिंदू मुसलमान वाली बात छोड़ दी जाए तो बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ और गांधी एक है। मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर के बारे में बताएं, लोगों को पता चले कि इस किताब में आपने दरअसल इस बिंदु पर कैसे दोनों को साधा। एक्चुअली जब ये ड्राफ्ट गया था तो जिस रिव्यूअर ने लिखा कि इस चैप्टर को हटा दिया जाए या किसी अन्य चैप्टर से जोड़ दिया जाए, तो मैंने इसमें बहुत पावरफुल आर्गुमेंट दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हट सकता। मैंने कहा कि ये मेरा एक ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है डिस्कोर्स का, जो हम आज़ाद भारत में आज भी है। मेरा इसमें ये कहना है कि गांधी जी की जो दृष्टि थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि थी, वो इस्लाम को लेकर के बड़ा अलग अलग है। और इसमें गांधी, महर्षि अरविंद, विवेकानंद और गांधी एक जगह खड़े हैं। सॉरी, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जगह खड़े हैं, गांधी अलग खड़े हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो पॉलिटिकल इस्लाम है उसको गांधी जी इग्नोर करते हैं। हिंदू मन था, उनको लगता था उदारता है, शायद हम ऐसा करें तो आ जाए, वो मान जाए। और इसकी शुरुआत वो चूंकि सक्सेसफुल थे अफ्रीका में, लेकिन
आप दूसरे के घर में दो कम्युनिटी थे इसलिए वहां सक्सेसफुल थे, यहां अपना घर था जहां दोनों कंपीट कर रहे थे। भारत के अंदर का इस्लाम जो है वो डिफरेंट है। आप सोचिए कि पूरे जगह जहां दुनिया में इस्लाम गया वहां सत्ता में होमोजेनाइज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। भारत के अंदर 600 साल तक रहने के बावजूद भी यहाँ का पूरा धरातल नहीं बदल सका, कन्वर्जन नहीं कर सका। और एक ऐसा समय आ रहा है जब हिंदू मेजोरिटी अपना एसर्ट करना शुरू कर दिया। और वैसी स्थिति में जो मुस्लिम लीग थी, सर सैयद ने भी बार बार कहा, गांधी कहते थे कि मुसलमान ही के तो हैं, उनकी राष्ट्रीयता में क्या परिवर्तन आ गया है। सर सैयद कहते थे नहीं, हम बाहर से आए हैं, वी आर फॉरेन स्टॉक, वी केम विद द विक्टर्स। ये जिन्ना और सर सैयद दोनों कहते थे कि मुगलों से सत्ता ब्रिटिश ने छीनी है, इसलिए सत्ता हमें मिलनी चाहिए। गांधी जी जब भारत आए तो उनको लगता था कि ये एक जगह उन्होंने लिखा भी हरिजन में, ये मुझे लगता है ये 1921 की बात है, 1919 में है इन्होंने लिखा। 1919 में गांधी जी ने लिखा कि आज़ादी बिना मुसलमानों के यदि मिलती है तो बड़ी महंगी पड़ेगी, यदि मुस्लिम साथ नहीं होते हैं तो बहुत महंगी पड़ेगी। अब नतीजा क्या हुआ कि जो हिंदुत्व की ताकतें थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय नहीं आया था, 1925 में आता, लेकिन सावरकर जी की बातें आनी शुरू हो गई। सावरकर बाद में कहते हैं यदि मुस्लिम साथ आते हैं तो, यदि नहीं आते हैं तो, यदि वो विरोध करते हैं तब भी हिंदू समाज अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेगा, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा। अब गांधी जी को क्या लगता था कि गांधी जी को लगता था कि हम दोनों को साथ लेकर के चलें, और साथ लेकर के चलने में उन्होंने खिलाफत से शुरुआत कर दी। अब खिलाफत को उन्होंने जो कहा वो बड़ा मजेदार है। यदि आप उसके खिलाफत के पॉइंट्स को आप देखेंगे तो उन्होंने जो गांधी जी ने कहा कि उनके जो शब्द हैं, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्रिटिसाइज भी करता है, मुस्लिम्स वेयर इन डिस्ट्रेस, हेंस इट वाज ड्यूटी ऑफ द हिंदूज टू सपोर्ट देम। ये यंग इंडिया 10 तारीख का दिसंबर 1919 का है। अब आप सोचिए कि उस समय लिटरेसी भारत की कितनी थी। टर्की के खलीफा को हटाया था ब्रिटिश लोगों ने। टर्की के खलीफा को हटाने का इंपैक्ट भारत के आम मुसलमानों का डिस्ट्रेस का कारण कैसे था? एक एलीट मुसलमानों में तो हो सकता है, समझ में आ सकती है बात। कुछ लोग जो है पढ़े लिखे लोग थे, जैसे अली ब्रदर्स थे, तो वो सब इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, उनमें तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन वो मुसलमानों के डिस्ट्रेस का कारण है, रीजन हो, ये गांधी जी लिखते हैं। दूसरी बात कहते हैं, हिंदू शुड लैंड अनकंडीशनल सपोर्ट लाइक ए फ्रेंड टू द मुस्लिम्स। तो जो टर्की के मुस्लिम्स थे उनका एजेंडा भारत पे रह गया। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो भी इसके पक्ष में नहीं थे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू तीनों ने इसका विरोध किया था कि गांधी जी ने जब 1920 को, जून 1920 में, शायद 3 जून 1920 का रहा होगा, जब एक कार्य समिति की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ आने चाहिए। गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, तो ये सब विरोध में आए थे। और 9 जून 1920 को जब एक कार्य समिति की बैठक में थी तो गांधी जी अकेले हिंदू थे, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और गांधी जी 1 अगस्त 1920 से लेकर के 1 सितंबर 1920 तक अली ब्रदर्स के साथ चारों ओर घूमे। और उनका कहना था, हम एक प्रिंसिपल स्टैंड कहीं गांधी का हमको नहीं दिखता है। इसमें बहुत चर्चा हमने विस्तार से की है। एक जगह वो कहते हैं कि इससे गाय की रक्षा होती है, और दूसरी जगह कहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है। यदि प्रिंसिपल स्टैंड है तो अलग बात होती है, ये तो बार्टर है ना, कि मैं यदि ऐसा करूंगा तो गाय की रक्षा हो जाएगी। तो ये जो तर्क है गांधी को कहीं गले नहीं उतरता है। मैं अब इसी सवाल पर ये सवाल मेरा, आपको क्या लगता है कि गांधी जी आदर्शवादी ज्यादा थे या उनकी नीयत में कोई खोट था?
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी नीयत में खोट था। ऐसा महान व्यक्तित्व बड़े बिरले पैदा होते, शताब्दियों में पैदा होते हैं। तो ये तो मेरे जैसा व्यक्ति, और जितना पढ़ा है मैंने, ये कहना कि उनकी नीयत में खोट थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मेरे पास कोई इसका प्रमाण भी नहीं है। हाँ, वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम को वो पढ़ नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसमें जिक्र भी किया है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दृष्टि है पॉलिटिकल इस्लाम को समझने की, वो गांधी से बेहतर रही है। क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम उसकी आइडियोलॉजी ही है कि हमको पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन करना है, दारुल हरब दारुल इस्लाम। यदि जो दारुल हरब है जहाँ पर इस्लाम का शासन नहीं है, हमें उस वहाँ पर इस्लाम का शासन खड़ा करना है। और भारत के अंदर ही आप देखिए, आप 1930 में जब मुस्लिम लीग के अध्यक्षता करते हुए इकबाल कह रहे हैं, लोग कहता है कि सावरकर ने टू नेशन थियरी दिया। अरे सर सैयद ने बहुत पहले कहा था। सर सैयद ने 1888 में मेरठ के अंदर उन्होंने, जब ये जिक्र आया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तो सर सैयद ने इसका विरोध कहा क्या था, कॉम्पिटिटिव आधार पर नहीं, वी आर टू नेशंस। इसमें मैंने जिक्र किया, पूरा कोट अनकोट मैंने वर्बेटम उसका जिक्र किया है। 1930 में लाहौर रेजोल्यूशंस में, लाहौर के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इकबाल कहते हैं, मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कल्चरल लैंड मुसलमानों के लिए एक अलग होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में रहमत अली का पाकिस्तान का जिक्र आता है, और उन्होंने बजाबता टेरिटोरियल क्या है तो पंजाब और बंगाल दोनों का जिक्र किया है उस भाषण में। ये कहना, ये सब चीजें घटित हो रही थी, लेकिन गांधी को फिर भी लग रहा था, उम्मीद थी कि शायद ये एक जगह। और गांधी जिन्ना बहुत खुल करके कहते थे कि यू आर लीडर ऑफ ओनली हिंदू, यू आर नॉट लीडर ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। बहुत जिन्ना, और जिन्ना ने एक जगह तो गांधी, मैं पत्र पढ़ रहा था जिन्ना का, कहा कि यदि आप ये बात नहीं मानते हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत कटु शब्दों में ये जिक्र मैंने इस बुक में भी किया है, काफी जिक्र किया है। अब आप इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की भी बात आपने इसमें उठाई है इस पुस्तक में। आज के समय में इस बात को उठाने का क्या अर्थ है? देखिए, हम ये विवेकानंद जब आप देखे होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी ये नहीं कहा कि हमें दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा हमको विश्व का गुरु बनना है, और गुरु का काम फिजिकल नहीं है, बौद्धिक है। दुनिया को दिशा देनी है, मानवता को दिशा देनी है। महर्षि अरविंद का भी यही था। विवेकानंद ने भी कहा कि पश्चिम ने जितना अर्थ क्षेत्र में उपलब्धियां की है, जानकारियां हासिल की हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने स्पिरिचुअल डोमेन में हमारी ताकत क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमारा ताकत है, उपनिषद हमारा ताकत है, वेद हमारा ताकत है। हमने स्पिरिचुअल डोमेन में हमने तो और अंतिम नहीं बोला है। विवेकानंद ने बड़ा कहा, क्रिश्चियनिटी कैनॉट बी द यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज इट रिजेक्ट्स फेयर इंक्वायरी। सो इज द केस विथ इस्लाम। वो इंक्वायरी, इन पर टिप्पणी नहीं, आप टीका नहीं देखेंगे, हमारे सारे शास्त्रों पर टीका है। आप पृथ्वी सूक्त पढ़िए। पृथ्वी सूक्त में ऋषि कहता है कि मैंने देखा हजारों सूर्य का प्रकाश है, ऐसा मैंने उस ईश्वर को देखा, बट तुरंत कहता है नेति, ये अंतिम नहीं है, ये अंतिम नहीं है। इसलिए उपनिषदों में ब्राह्मण क्या है, सारे उपनिषदों की व्याख्या अलग अलग आ जाती है, समझे कि नहीं? तो ये इस जिक्र में है कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो मनुष्य को कंज्यूमर बना दे रहा है, अनलिमिटेड। ये दीनदयाल जी भी कहते थे। और इसका असर क्या था कि वो ट्रस्टीशिप अपने आए। दीनदयाल जी ने इसलिए कहा, हम वो नहीं है, हमारे यहाँ कमाने वाला नहीं खाएगा, हमारे यहाँ कमाने वाला खिलाएगा। ये हमारा आर्थिक दर्शन बनता है। एक बहुत अच्छी पुस्तक के लिए मैं आपको बधाई दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब अगला प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि अब किताबें आनी शुरू हो गई हैं, तो और कौन सी किताब ला रहे हैं? एक मेरी तुरंत अभी पुस्तक आने वाली है जिसमें
मैंने पॉलिटिकल इस्लाम पर लिखा है। मुझे लगता है 1 महीने में वो पुस्तक आ जानी चाहिए। 2 साल पहले उस पर काम किया था, तो 1 साल से वो प्रिंटर के पास पड़ा। चलिए बहुत जल्दी, कम से कम, क्योंकि इस पुस्तक की शुरुआत आपने लगभग 2007 में की, हाँ, और यह 2007 2022 में आपके सामने आई है, चूँकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छी शैली में लिखी गई है। अगर आपको पढ़ने भर अंग्रेजी आती हो तो भी आप इस पुस्तक को समझ सकते हैं। इस पुस्तक की एक विशेषता ये भी है। दूसरी, कहीं भी ये बौद्धिकता के भंडार से भरी हुई नहीं है। आपको लगेगा कि आप एक कोई घटनाक्रम देख रहे हैं, आप कोई बात, जैसे आपने चूंकि संवाद में लिखा है, बहुत सारे उदाहरणों के साथ लिखा है, लेकिन उदाहरणों को कोट अनकोट कर दिया, आपको वो पढ़ने में आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये केवल रेफरेंस बुक है, होकर भी रीडेबल है, पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को जरूर खरीदिए। सेज पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है। सेज की पुस्तकें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के दबाव में यह पुस्तक बहुत सस्ते में उन्होंने छापी है। उनकी पुस्तकों का मूल्य देखते हुए 1395 रुपये केवल है, जबकि सेज की पुस्तकें इतनी सस्ती नहीं होती। जो विदेशी पब्लिकेशन है वो 8,000 का है, जी, 7,000 ये देखिए यहाँ का भारतीय भारतीय है, इसलिए इस पुस्तक को खरीदें, ग्रंथालयों में रखें। इसके अलावा इसको पढ़ें और जानें कि गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ पर एक हैं, किस तरह एक हैं, और किस तरह से दोनों ने भारत को एक महान राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने की कल्पना की थी, अपने अपने ढंग से प्रयास किया था, और एक भारत की महान संतान, एक भारत का श्रेष्ठ संगठन है जो इसको कहीं न कहीं ले जाना चाहता है, उस जगह ले जाना चाहता है जो विश्व को नेतृत्व दे सके। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।